Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग बेटा। यस बेटा। मैंने आज हमारा कल चैप्टर कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स टैक्स वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया था, और उसके बाद में मैंने उन चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स कवर अप करने के लिए बोला था। प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस वगैरह भी कवर करने के लिए बोला था। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के में कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या? Sir, ये second one. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भाई, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है? हमारा चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द ईवा कंपनी सेल्स टैक्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2013। आपको ईवा कंपनी का सेल्स टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है। सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ 1,09,250, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स इंक्लूड करते हुए आपका फिगर है कितना? 1,09,250। और परचेज दे रखा है नेट ऑफ सेल्स टैक्स। नेट ऑफ सेल्स टैक्स का मतलब सेल्स टैक्स हटा करके, एक्सक्लूसिव। तो ये तो क्या है बेटा आपका? इंक्लूसिव। और ये क्या है आपका? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव आपका सेल्स टैक्स है कितना? 64,000। और इंक्लूसिव आपका सेल्स टैक्स का फिगर दे रखा है कितना? 1,09,250। सेल्स टैक्स इज चार्ज एट द फ्लैट रेट ऑफ 15%। आपका सेल्स टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो 15% चार्ज किया जाता है। ईवा कंपनी सेल्स टैक्स अकाउंट शो इन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। आपका ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, that is $4,540 at the beginning of the month, and a closing debit balance। और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस हमें लिखा हुआ है कितना? 2720 एट द एंड ऑफ मंथ। आपसे पूछा है व्हाट वाज द सेल्स टैक्स पेड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2013। हमने सेल्स टैक्स का कितना अमाउंट डिपार्टमेंट को पे कर दिया है वो चीज हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्स टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। मैंने आपको बताया था सेल्स टैक्स अकाउंट बनाना। तो सेल्स टैक्स का अकाउंट जब हम बनाएंगे तो बेटा क्या क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस मैंने लिखा है यहाँ पर बैलेंस बीडी। और ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 4,540। फिर इसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है और डेबिट बैलेंस लिखा हुआ। मैंने बता भी चुका हूँ पहले भी, क्लोजिंग बैलेंस को बोला हमेशा अपोजिट जाता है, रिवर्स बोला जाता है। तो डेबिट लिखा हुआ है मतलब कि उसको हम लिखेंगे किधर? क्रेडिट साइड में। भाई डेबिट साइड का ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड का ज्यादा है, तो उसको हमने बराबर लाने के लिए किधर लिखा होगा? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आपका आ जाएगा बैलेंस। तो सर हम कोई भी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उसके मतलब जो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है उसको ऐसे अपोजिट ही बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस को, कोई बिल्कुल। भी अकाउंट हो वो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके। तो ओपनिंग मुझे भी बैलेंस। कंफ्यूजन इस चीज का ही हो रहा था। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा रिवर्स ही बोला जाता है भाई। आप उसको यही तो बोलेंगे ना भाई, मान लो मेरा सपोज परचेज में डेबिट साइड में टोटल आ रहा है 1 लाख, हम्म। क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 80,000। तो मैं उसको बोलूंगा तो ये ना भाई मेरा डेबिट बैलेंस बच रहा है कितना? 20,000। तो मेरा डेबिट साइड में ज्यादा फिगर है 20,000, लेकिन जब मैं उसको इक्वल लाना है तो उसके लिए मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा 20,000 तक इक्वल आ जाए। ऑडिट। तो ये क्वेश्चन बताना ये नहीं सर हो जाएगा अब तो। हो जाएगा। चलिए, तो फिर मुझे आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक में चैप्टर नंबर 5 के इनमें कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 1 से लेकर 4 तक। देन फिर आगे बताएं बेटा 5 से लेकर 8 तक के में क्वेश्चंस में। सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अगर किसी ने नहीं किए हैं क्वेश्चंस तो बेटा प्लीज बी सीरियस। पेपर है तो इसको सीरियस होकर के आप उसके साथ के साथ में साइमल्टेनियसली आप अगर प्रिपरेशंस करेंगे, जैसे मैं प्रिपरेशंस करा रहा हूँ, अगर आप लोग अपना प्रिपरेशंस करेंगे तो रिजल्ट्स, बहुत शानदार रिजल्ट्स बना सकते हैं। कहीं कोई डाउट वाला केस नहीं रहेगा। कंडीशन यही होती है बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ
जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे कवर अप करते जाइए। जितना पढ़ा रहा हूँ मैं वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत लिमिटेड क्लास लेता हूँ, बहुत लिमिटेड पढ़ाता हूँ। बस उस चीजों को कवर अप करते जाइएगा। अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखेंगे, सिंसियरिटी नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम्स आपके साथ में होगी। बाद में रिजल्ट्स डिस्टर्ब हो सकता है, बाद में परेशानी होगी। तो कोशिश करें अपनी सिंसियरिटी, अपनी ईमानदारी रख करके साथ के साथ में चीजों को कवर करते जाइएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें भाई, इसमें क्या बोला है हमें। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड डीलर विल अपीयर एज डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई आपका जो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स जो है वो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड डीलर है, तो वो कौन सी फिगर पर शो करते हैं। तो बेटा मैंने बताया भी था इसको, जब भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स होते हैं तो हम सेल्स टैक्स को इंक्लूड करके शो करते हैं। मैं आपको नोट्स के अंदर रीड आउट कराता हूँ। हमने इसके अंदर पढ़ा था, ये लिखा हुआ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स ग्रॉस ऑफ सेल्स टैक्स, मतलब उसके अंदर सेल्स टैक्स को इंक्लूड करते हुए हम फिगर को शो करते हैं। इज इट क्लियर। सर लाइक उसमें कंफ्यूजन हो गया था बिकॉज जो रजिस्टर्ड ट्रेडर इसने बोला था एंड देन रजिस्टर्ड ट्रेडर की हम एंट्री अलग से करते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो गया वो कंफ्यूजन करने के लिए वो वर्ड दे रहा है, बाकी उसका कोई अलग से सेंस नहीं है। था। ओके। इसके अंदर हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सेल्स टैक्स को इंक्लूड करते हुए दिखाएंगे फाइनेंशियल पोजीशन में, बिल्कुल सही बोला है। एक्सक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं करते। द सेल्स टैक्स इज डिडक्टेड एंड एडेड, नहीं ये कुछ भी नहीं करते हैं। सेल्स टैक्स डज नॉट अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नहीं। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसके अलावा बताएं और कौन से क्वेश्चन में डाउट है 8 तक के क्वेश्चंस में। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बोले बेटा। मैं अभी बोल रहा हूँ, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में कोई शर्माना नहीं है, कोई किसी तरह का हेजिटेशन मत रखिए। आपको जो डाउट आ रहा है आप पूछिए। अभी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जितने डाउट्स पूछने हैं आप डाउट पूछिए आपका, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक में कोई डाउट है क्या बेटा, बोले। अदरवाइज मैं आगे चलूँ। बोले बेटा हर्षप्रीत, आई थिंक सर हर्षित। क्वेश्चन हैव मोर इन दिस चैप्टर। नहीं है। चलिए तो फिर हम आगे चलते हैं। इसी के बाद में चैप्टर नंबर 5 के बाद में फिर मैंने नेक्स्ट दिया था चैप्टर नंबर 6 इन्वेंट्री। ये चैप्टर भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इन्वेंट्री वाले चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के मैं बोली, इनमें डाउट है क्या। सर इसकी डाउट क्लास तो आपने पहले दिवाली से पहले ही ले ली थी 6 चैप्टर की। अच्छा, कोई हाँ बात सर। नहीं, अगर डाउट हो तो बोले। किसी को अगर 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चंस में डाउट हो बता दो। अगर अभी ओपन किया है तो अगर किसी को कोई पॉइंट में डाउट है 1 से 3 तक, 4 टू 6, 7 टू 9, 10 टू 12 क्वेश्चंस, 13 टू 16, 17 टू 19, 20 टू 22 और 23। 23 तक के क्वेश्चंस में इस चैप्टर के अंदर किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो, इफ एनीवन हैविंग डाउट टेल मी। देख लो एक बार अगर कोई भी डाउट हो बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चंस में। नो सर। नहीं है। चलिए तो फिर उसी के बाद में फिर आगे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मैंने दिया था चैप्टर नंबर 10 अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। तो अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के बेटा बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के में। सर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखें भाई, इसमें क्या बोला है हमें। At 31st March 2012, फायर कंपनी हैड ऑयल इन हैंड। उनका ऑयल रखा हुआ है इन हैंड, मतलब ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है क्या बेटा 31st मार्च 2012 का।
तो आपको ओपनिंग ऑयल इन हैंड रखा हुआ है टू बी यूज्ड फॉर हीटिंग कॉस्टिंग $8,200। वो कितने का रखा हुआ है? $8,200 का। एंड अनपेड हीटिंग ऑयल बिल, और उसी दिन का ओपनिंग आपका अनपेड, अनपेड मतलब लाइबिलिटी हो गई क्या बेटा? अनपेड आपका ऑयल बिल रखा हुआ है कितने का? 3,600 का। इज इट क्लियर? यस सर। फिर आगे बोला हमें एट 31 मार्च 2013 द हीटिंग ऑयल इन हैंड, मतलब कि क्लोजिंग, क्लोजिंग ऑयल इन हैंड रखा हुआ है आपका कितना बेटा? 9,300। एंड देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग हीटिंग ऑयल बिल, और क्लोजिंग आपका अनपेड ऑयल बिल रखा हुआ था कितने का? 3,200 का। फिर आगे बोला हमें पेमेंट मेड फॉर द हीटिंग ऑयल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 टोटल 34,600। आपने पेमेंट मेड किया है $34,600। यहां तक का सारा फिगर्स हमें गिवन है। आगे चले हम क्वेश्चन में, और क्या बोला है? Based on these figures, what expenses should appear in the Fires Company statement of P&L for heating oil for the year? आपको हीटिंग ऑयल से रिलेटेड एक्सपेंसेस बताना है, तो सिंपल से आप इसका हीटिंग ऑयल का अकाउंट बना दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे रखा था बेटा ओपनिंग ऑयल इन हैंड, ओपनिंग ऑयल इन हैंड का बैलेंस दे रखा था, तो वो किधर आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। क्या असेट हो गया हमारा? यस। ओपनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस जो कितना दे रखा है हमें? 8,200। फिर उसी के साथ में उन्होंने ओपनिंग अनपेड ऑयल बिल दे रखा है, मतलब कि ओपनिंग लाइबिलिटी हो गई बेटा, तो वो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में। बैलेंस बीडी अनपेड बिल, एंड दैट फिगर इज 3,600। यहां तक का पॉइंट क्लियर? फिर इसी के बाद में हमें दे रखा है क्लोजिंग ऑयल इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दे रखा है, मतलब ऑयल का क्लोजिंग बैलेंस रखा हुआ है कितना? 9,300। तो मेरा किधर आ जाएगा? क्रेडिट में लिख देंगे बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, और वो कितना रखा हुआ है मेरे पास? क्लोजिंग ऑयल इन हैंड 9,300। सो 9,300। और फिर उसके बाद में क्लोजिंग अनपेड ऑयल बिल दे रखा है 3,200, तो वो आ जाएगा डेबिट साइड में बैलेंस सीडी क्लोजिंग अनपेड ऑयल बिल दे रखा है कितना? 3,200। अपार्ट फ्रॉम दैट पेमेंट मेड 34,600। तो पेमेंट करा आपने, किधर लिखते हैं पेमेंट को? डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड। डेबिट साइड में कैश अकाउंट्स 34,600। टोटल लगा दो, और टोटल लगा करके बैलेंस निकाल दो बेटा। ओके सर। 8,200 प्लस 34,600 प्लस 3,200, 46,000 माइनस 3,600 माइनस 9,300, 33,100, 33,100। चेक करो ये आंसर आ रहा है क्या बेटा? यस सर। 33,100 इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बोली क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक में। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें भाई, इसमें क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है वो अभी हाल सेम जो अपन ने पढ़ा है क्वेश्चन, वही सेम दिया है।
डीजल फ्यूल दे रखा है यहाँ पर, बस ऑयल की जगह फ्यूल डाल दिया उसने, फ्यूल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 12,500, और इनवॉइसेस अवेटेड मतलब वही ओपनिंग बैलेंस दे दिया कितना 1700। सेम पॉइंट है बेटा। Okay, so I'll try मैं कराऊं या नहीं फिर? it again once more. अगर फिर नहीं होगा फिर I'll let you know. So चलिए। I'll try it once more. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 तक का हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक में बोले। तो सेवेंथ वाला। 7, हाँ जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखें अभी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है। The electricity account for the year ended 30 June 2011 was as follows. ओपनिंग बैलेंस दे रखा है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और ये सब कुछ हमें दे दिया। आपसे पूछा है उन्होंने लास्ट में, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट एंट्री फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। आपको इलेक्ट्रिसिटी का सही अमाउंट बताना है भाई, पीएनएल में कितना अमाउंट जाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना बैठेगा। हमारा ईयर एंड कब होता है? 30 जून 2011 को। तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। अब हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है फॉर इलेक्ट्रिसिटी अक्रूड एट 1 जुलाई 2010, मतलब ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपका, आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे रखा है अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग। आपका बैलेंस दे रखा है कितना? $300 का। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो किधर आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग है तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और वो बैलेंस दे रखा है आपको $300। फिर आगे इसके बाद में हमें पेमेंट्स करे, हमने 1 अगस्त को पेमेंट करा फॉर 3 मंथ टू 31 जुलाई 2010। तो आपने यहाँ पर 1 अगस्त को पेमेंट करा है कैश अकाउंट, और कब तक का पेमेंट करा आपने? अप टू 1 जुलाई। कितना पेमेंट करा आपने? सॉरी, 31 जुलाई तक का आपने पेमेंट कर दिया है। 31 जुलाई तक का आपने पेमेंट करा है कितना? $600। फिर 1 अगस्त के बाद में 1 नवंबर फिर वापस से पेमेंट करा कैश अकाउंट, तब तक का अप टू 31 अक्टूबर 720। फिर 1 नवंबर के बाद में फिर आपने 1 फरवरी को फिर पेमेंट कर दिया, तो कैश अकाउंट अप टू 31 जनवरी, कितना पेमेंट? 900। फिर 1 फरवरी के बाद में फिर 30 जून को पेमेंट करा आपने कैश अकाउंट अप टू 30 अप्रैल, कितना? 840। यहां तक का पॉइंट क्लियर? 30 जून को मैंने पेमेंट करा, कब तक का? 30 अप्रैल तक का। हमें बना कब तक का रहे? 30 जून तक का। और उसके बाद में फिर मैंने पेमेंट करा है 1 अगस्त को। तो ये तो बेटा कहाँ पर शो होगा? नेक्स्ट ईयर में शो होगा क्या? यस सर। इस ईयर में तो इन्हें आ गया, तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा क्या? क्योंकि मैं बना ही कब तक कर रहा हूँ? 30 जून तक का बना रहा हूँ क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो बना रहा हूँ मैं, कब तक का बना रहा हूँ? 30 जून तक का। तो बेटा मैंने यहाँ पर 30 अप्रैल तक का तो पे कर चुका हूँ 30 जून को। तो अभी भी मई और जून का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस रिमेनिंग है क्या बेटा? बाकी है वो देना। थर्टी यस अप्रैल सर। तक मैं पे कर चुका हूँ, तो मई और जून का अभी रिमेनिंग होगा क्या? तो यस सर। 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग बैलेंस सीडी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और हमने 30 जून को पेमेंट करा है 3 महीने का, कितना? 840। तो उससे हमारा करंट उसका निकल जाएगा कि 840 3 मंथ का है, तो 2 मंथ का निकल जाएगा बेटा।
समझ में आ गया पॉइंट? 840/3 इंटू 2, 560। इज इट क्लियर? यस सर। ये भी पॉइंट आ गया। और कुछ दे रखा है इसके अलावा? नहीं। टोटल लगा करके बैलेंस निकाल दे इसका, स्टेटमेंट ऑफ पीनल। करना टोटल कितना आ रहा है डिफरेंस? सर लाइक जब हमने 1 अगस्त को पेमेंट करा था 600 का, 3 मंथ्स का, तो उसमें वो लास्ट ईयर का 1 मंथ भी था, लाइक मई वाला, तो उसका कुछ नहीं होगा ना, मतलब लाइक उसका कुछ नहीं करना ना। लास्ट ईयर आपका यहाँ पर आपने 1 अगस्त को पेमेंट करा था, कब तक का? 31 जुलाई तक का। ऐसा। 31 जुलाई तक का आपने पे करा था, तो अभी अपना ईयर स्टार्ट कब से हुआ है? 1 जुलाई से। अब इसकी कैलकुलेशन भी आप सुनो। अपने यहाँ पर स्टार्ट हुआ है कब से? 1 जुलाई से, है ना बेटा? यस सर। तो हमारा इसमें 2 मंथ का किससे रिलेटेड होगा? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। तो प्रीवियस ईयर का आपने ऑलरेडी उसको क्लोजिंग बैलेंस के फॉर्म में शो किया होगा। प्रीवियस ईयर में उसने क्लोजिंग बैलेंस के फॉर्म में शो कर दिया होगा। तो वो इस साल इसीलिए तो हमने उसको फिर क्या करा है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी शो करा था, नहीं करा था भाई? इतना अमाउंट हमें देना था, अब कितना और देना रह गया था? यस सर। इज इट क्लियर? ओके। यस सर प्लीज। तो इसका बैलेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस अमाउंट? 3320। बैलेंसिंग फिगर यस सर। 3320। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया। और बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में 2 पॉइंट पूछे, अक्रूड एक्सपेंसेस एज ऑन 30 जून 2011। तो अक्रूड एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा? 560। अक्रूड एक्सपेंसेस हो जाएगा कितना? 560। और फिर आगे पूछा पीएनएल में कितना फिगर जाएगा, तो पीएनएल में फिगर जाएगा 3320। तो 560 और 3320, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा क्या? यस सर। यहां तक की बात नहीं हो गई सर। आगे बोले इसके बाद में 9 तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट है? नो। 10 to 12। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक के में बोले हैं। सर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें भाई। The trainee accountant of Z company has forgotten to make an accrual for rent of December in the financial statements for the year ended 31st December 2012। आप क्या था बेटा? रेंट था। कौन सा अक्रूवल रेंट था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए थे। क्लियर? रेंट इज चार्ज इन इज अरियर्स इन द एट द एंड ऑफ फेब्रवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर ईच ईयर। मतलब कि रेंट आप जो पे करते हैं वो कब पे करते हैं? हर कब कब पे करते हैं? रेंट इज पेड इन फेब, मई, अगस्त एंड नवंबर। आप रेंट पे करते हैं। और क्या लिखा हुआ उन्होंने? चार्ज इन अरियर्स, मतलब कि वो ड्यू होने के बाद में पे किया जाता है। हमारा ईयर कब स्टार्ट हो जाता है? ईयर एंड कब होता है हमारा? 31 दिसंबर को। तो जनवरी का रेंट में कब पे कर रहा हूँ? वो दिसंबर नवंबर में पे करने के बाद में मैं कब का रेंट पे करूंगा? दिसंबर। ये एक सेकेंड, नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी का रेंट में कब पे करता हूँ? फैब में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी मंथ का रेंट में कब पे करता हूँ? फैब में। फिर फैब, मार्च और अप्रैल का रेंट पे कब करता हूँ? मई मंथ के अंदर। फिर मई, जून, जुलाई, उसका रेंट पे कब करता हूँ मैं? अगस्त में। और फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसका रेंट पे करता हूँ कब? नवंबर में। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या यहाँ तक की बात?
Yes, sir. अब आगे क्या कहा बेटा हमें, द बिल पेबल इन द फरवरी, जो फरवरी में जो बिल आएगा इज एक्सपेक्टेड टू बी $30,000। फरवरी में जो बिल आएगा वो कितना आएगा, $30,000 का। जेड कंपनी ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल शो अ प्रॉफिट ऑफ $25,000, उनका प्रॉफिट शो हो रहा है कितना, $25,000 का। एंड द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस शो नेट असेट्स ऑफ $1,75,000। और आपका जो नेट एसेट्स दे रखी है वो कितनी दे रखी है, $2,75,000 की आपको फिगर दे रखा है। व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड एंड व्हाट इज द नेट एसेट पोजीशन आफ्टर द अक्रूवल हैज बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक सेकेंड। तो यहाँ पर उन्होंने गड़बड़ क्या करी थी बेटा, जो दिसंबर मंथ का रेंट था वो उन्होंने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना भूल गए थे 31 दिसंबर 2012 का। और दिसंबर मंथ का जो रेंट है वो उसका बिल कब आता है, फरवरी के अंदर आता है क्या बेटा। Yes, sir. दिसंबर मंथ का जो बिल आता है वो कब आता है, फरवरी में। और फरवरी में मेरा जो बिल आया था वो कितना आया था, 30,000 का बिल आया था क्या फैब में। Yes, sir. और ये 30,000 का बिल कितने मंथ के लिए आया था, 3 मंथ के लिए बिल आया था। Yes, sir. तो आपका दिसंबर मंथ का जो बिल होगा वो कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 1/3, Yes, sir. 10,000। क्लियर बात है यहां तक। Yes, sir. अब आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप क्या कर गए थे, ऑमिट कर गए थे टू रिकॉर्ड करना। यही करा था क्या बेटा, उसने रिकॉर्ड करना भूल गया था। Yes, sir. अब कर दो सर। अगर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे तो मैंने पढ़ाया था कि इसका इफेक्ट क्या आता है। तो सबसे पहली चीज तो प्रॉफिट आपका Reduce. आउटस्टैंडिंग रिड्यूस हो जाएगा क्या बेटा, समझ में आता है ये चीज क्यों हो रहा है ना, पढ़ा Yes, चुका हूं। sir. तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो प्रॉफिट हमारा दे रखा था कितना, 25,000। तो 25,000 में से मैं 10,000 का प्रॉफिट रिड्यूस कर दूंगा तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 15,000 का रह जाएगा। पहली चीज क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। Yes, sir. सेकंड थिंग, हमें यहाँ पर एसेट्स बता रखी थी कि एसेट्स कितनी दे रखी थी, 2,75,000। और नेट एसेट्स क्या होती है अगर आप एक्सपेंसेस लिखते हैं तो, इंक्रीज या डिक्रीज, Decrease होती है sir. डिक्रीज होती है। तो आपकी नेट एसेट्स दे रखा था 2,75,000 और उसपे अगर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी 10,000 से। Yes, sir. तो फिगर आ जाएगा 2,65,000। तो प्रॉफिट का नया फिगर आ गया 15,000 और नेट एसेट्स का फिगर आ गया 2,65,000। आंसर आ गया फर्स्ट पॉइंट। प्रॉफिट फॉर द ईयर हो जाएगा कितना भाई, आपसे पूछा अगर हम ये सही कर देते हैं तो क्या रहेगा फिगर। तो प्रॉफिट हो जाएगा 15,000 और नेट एसेट्स का पोजीशन हो जाएगा कितना, 2,65,000। आगे समझ में। Yes, sir. Sir, ये जो वर्ड एरियर है इसका मतलब एक तरीके से आउटस्टैंडिंग ना? हाँ बिल्कुल, और ये मतलब आउटस्टैंडिंग भाई हम ड्यू होने के बाद में पे करते हैं, और एक होता है इन एडवांस, मतलब ड्यू होने से पहले पे करते हैं। Okay, sir. फिर आगे बोलिए इसके बाद में, यहाँ तक की बात हमारी हो गई 12 तक के क्वेश्चंस में। फिर 13 टू 15 में बोले बेटा इसमें कोई डाउट है, 13 टू 15 क्वेश्चन में बोले इसमें कोई डाउट है, नो सर। नहीं है। 16 टू 19, तो क्वेश्चन नंबर 16 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 18 देखें भाई। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16, एनबी लिमिटेड हैज अ ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2012। एनबी लिमिटेड का आपका ईयर एंड होता है कब, 31 दिसंबर 2012 को।
On 14 December 2012, NB Limited received $2,000 income in advance. मतलब अनर्न इनकम आपको हुई है $2,000. In respect of marketing services, it will provide to a client in the next financial period. भाई next financial period में आप एक services वगैरह देंगे अपने client को, तो उससे related आपको income receive हुई है कितनी $2,000 की. What is the journal entry to record this income in the financial statements for the year ended 31st December 2012? तो आपको अनर्ड इनकम की एंट्री करनी है बेटा. आपको अनर्ड इनकम की क्या करनी है, एंट्री करनी है यहाँ पर. तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या करा था, $2,000 का हमें इनकम मिला था, और किस चीज से रिलेटेड मिला था, वो अनर्ड इनकम था हमारा. तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, $2,000 का तो डेबिट इनकम अकाउंट, क्या बोलेंगे हम उसको, क्या एंट्री करेंगे. अनर्ड इनकम के केस में एंट्री क्या बनती है, डेबिट इनकम अकाउंट और क्रेडिट अनर्न इनकम अकाउंट. ये एंट्री पढ़ा था क्या बेटा अपन ने. यस सर. फिर अपन इसको अनर्न इनकम की जगह डेफर्ड इनकम भी बोल सकते हैं, क्या बताया हुआ है मैंने. अनर्न इनकम बोलते हैं, डेफर्ड इनकम बोलते हैं, एक ही मतलब है क्या. यस सर. ठीक है सर. इनकम की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, सेल्स बोल सकता हूँ क्या बेटा. इनकम की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको सेल्स बोल सकते हैं. तो डेबिट सेल्स अकाउंट और क्रेडिट डेफर्ड इनकम, इन्होंने सेल्स वर्ड लिख दिया तो सेल्स वर्ड लिख दो. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा क्या. यस सर. गॉट. डेबिट सेल्स मार्केटिंग इनकम $2,000, क्रेडिट डेफर्ड इनकम $2,000. ठीक है बेटा, यहाँ तक का पॉइंट. यस सर. चलिए फिर इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 18. In the accounting records of YN Limited has an accrued rent expenses. आपका वही accrued rent expenses मतलब outstanding expenses का आपका बैलेंस दे रखा था ओपनिंग, brought forward from the previous year ended 31st March 2014 of 3490. तो आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बैलेंस दे दिया 3490. When preparing the financial statement for the year ended 31st March 2015, these accrued expenses must be reversed. तो वो accrued expenses को हमें क्या करना है, रिवर्स करना होता है. State the journal entry to reverse the accrued expenses brought forward from the previous year so that a financial statement can be prepared. तो बेटा रिवर्सल की एंट्री क्या करते हैं, तो अपन नॉर्मल में एंट्री क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के डेबिट एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. यस सर. तो रिवर्सल की क्या हो जाएगी, रिवर्स एंट्री. इसको रिवर्स कर दो, डेबिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और क्रेडिट एक्सपेंसेस अकाउंट, डेबिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट एक्सपेंसेस अकाउंट. वो 2 इयर्स का वो था, वहां पे कंफ्यूजन हो गया. गॉट इट सर. क्या कंफ्यूजन हुआ है इसमें बेटा. सो लाइक उसमें वो 2023 का था, फिर एंड देन उसने पूछा 2025 का, तो उसमें कंफ्यूजन हो गई थी कि उसको रिवर्स करके फिर उसको वो करना, इसलिए वो कंफ्यूजन हो गई थी उसमें. सिंपल पॉइंट पूछा उसने, अपन ने पढ़ा तो है ये चीज भाई, रिवर्सल हाँ कर. जी. कि उसको रिवर्स करते हैं जब ओपन करता है तो. यस. क्वेश्चन नंबर 19 तक के में बोले, और कोई डाउट है. नो सर. ये अपना चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है. फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 12, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज. प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज के अंदर बोले बेटा, क्वेश्चन नंबर, थ्योरी क्वेश्चन हैं इसमें वैसे ज्यादातर. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के में बोले इसमें डाउट है. 1 से लेकर 3 तक के में, 4 to 6. सो फोर्थ का सेकंड स्टेटमेंट. फोर्थ का सेकंड स्टेटमेंट. The company has guaranteed the overdraft of another company.
एक दूसरी कंपनी ने क्या किया, तो ओवरड्राफ्ट लिया था, लोन लिया था, उसकी गारंटी मैंने दे दी है। आपने लोन लिया और आपके लोन की गारंटी मैंने दे दी है। एंड द likelihood ऑफ अ liability arising under the guarantee is assessed as possible. प्रोबेबल नहीं बोला है उसने, पॉसिबल। गारंटी होने के चांसेस हैं बट पॉसिबल, लेस देन 50%। ओके सर, गॉट इट। पॉसिबल तो कंटीजेंट में होता है, एंड देन दिट विल बी रिकॉर्डेड इन द नोट्स ओनली। हाँ, तो यस डिस्क्लोज सर। हो जाएगा। ओके सर। 6 तक में और कोई डाउट? नो सर। 7 to 10? नो सर। 11 to 13? तो 13th। 13th? X company sell goods with a free 1 year warranty and had a provision for warranty claims of $64,000 at 31st December 2010। आपका मतलब ओपनिंग प्रोविजन रखा हुआ है कितने का? $64,000 का आपका प्रोविजन रखा हुआ है 31st December 2010 को। ड्यूरिंग द ईयर 31st December 2011, और आपने करंट ईयर के अंदर $25,000 इन क्लेम्स फॉर पे टू द कस्टमर्स, और आपने करंट ईयर के अंदर क्लेम्स पे कर दिए कितने के बेटा? $25,000 के आपने क्लेम पेड कर दिए हैं। तो आपके पास बैलेंस अभी कितना रिमेनिंग बचा है? 64,000 माइनस 25,000, $39,000 का आपके पास बैलेंस रिमेनिंग है क्या? यस सर। यहाँ तक की बात हो गई। आगे बोला हमें, on 31st December 2011, X company estimated that the following claims will be paid in the following year। तो कि भाई आपको ये क्लेम्स पे करने पड़ेंगे जिसमें आपका वर्स्ट केस मतलब बुरा से बुरा केस केस होगा, अगर आपकी उसकी 5% प्रोबेबिलिटी, और जिसमें कितना खर्चा होगा आपका? $1,50,000 का। बेस्ट केस में फिर 20%, और उसका खर्चा होगा $25,000। मोस्ट लाइकली में 75% उसमें होगा 60,000। तो वही हमें प्रोविजन रिक्वायर्ड निकालना पड़ेगा क्या बेटा? प्रोविजन रिक्वायर्ड, तो वो कितना कैसे निकालेंगे? वही 0.05 इंटू $1,50,000, फिर प्लस 0.20 इंटू 25,000, फिर प्लस, फिर 0.75 इंटू 60,000। तो ये सॉल्व करें अपन। 1,50,000 इंटू 5%, 7,500, 25,000 into 0.20, 5,000, फिर 60,000 into 0.75, 45,000, 45,000 plus 5,000 plus 7,500, 57,500 का प्रोविजन रिक्वायर्ड है। गॉट इट बेटा? यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया? मुझे प्रोविजन रिक्वायर्ड कितना है? 57,500 का। यस सर। मेरे पास अवेलेबल कितना रिमेनिंग रखा हुआ है? 39,000 का। तो प्रोविजन रिक्वायर्ड है मुझे 57,500 का। तो मुझे और कितना बैलेंस टू बी क्रिएट, जो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा कितना? डिफरेंस अमाउंट निकालना, 57,500 माइनस 39,000, दैट विल बी 18,500। आगे समझ में? यस सर। और कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ये आपके सारे चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, यस सर। चलिए बाकी का हम कल करते हैं, यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करिए। ओके ओके, सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम टू